आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस सब्जेक्ट से हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति की निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस की सामान्य जानकारियाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद हम जानकारी लेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की, काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं फ्रांस की सामान्य जानकारियों के साथ। सबसे पहले तो हम यह जानें कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई, 1789 में। जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय सारे यूरोप में निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ताओं का दौर था, तो फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की थी। फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16, बुर्बो डायनेस्टी का, बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस का राजा हुआ करता था, और फ्रांस की रानी थी मैरी एंतवानेट। राजा और रानी फ्रांस में पेरिस के पास एक वर्साई में विशाल महल बनवाया गया था, उस महल में रहते थे वर्साई में। फ्रांस में आम जनता में हम बात करें आर्थिक स्थिति की तो दो प्रकार के कर लिए जाते थे, टाइद और टाइल। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स, और टाइल राज्य द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। एक मुद्रा के बारे में जान लें हम। लिब्रे उस समय फ्रांस में तत्कालिक प्रचलित मुद्रा थी, करेंसी, जिसे क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो लिब्रे प्रचलन में थी और टाइल नामक आम जनता को कर देने पड़ते थे। और 1789 में जब क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी, 2 करोड़ 80 लाख। फ्रांस का समाज 3 सामाजिक वर्गों, और सामाजिक वर्गों को वहाँ स्टेट्स में बांटा गया था, या स्टेट्स कहते थे, तो 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग नोबल क्लास, और तृतीय स्टेट्स में बाकी बचे सर्वसाधारण लोग आते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, 90% किसान। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी, ज़्यादातर किसान भूमिहीन किसान थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। पादरी और कुलीन वर्ग को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से इनको छूट थी। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर भी वसूल करता था। किसान अपने मालिक या लॉर्ड या स्वामी की सेवा करते थे, जैसे स्वामी के गारों खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना जैसी शारीरिक श्रम सेवा भी उपलब्ध कराते थे कर देने के अलावा। तो इस प्रकार फ्रांस की सामान्य स्थिति की जानकारी से स्पष्ट होता है कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तब फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, समाज में काफ़ी असमानता थी, सोशल इनइक्वलिटीज़। कुलीन वर्ग बड़े मज़े से रहते थे, जबकि अधिकांश किसान जनसंख्या को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी विकट स्थिति में मरता क्या न करता की तर्ज पर सर्वसाधारण वर्ग द्वारा फ्रांस में क्रांति की गई। क्रांति के माध्यम से व्यवस्था में बदलाव का प्रयास किया गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति बड़ी महत्वपूर्ण है, न केवल फ्रांस बल्कि इस क्रांति के बाद यूरोप और पूरी दुनिया में बदलाव देखे गए। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी महत्वपूर्ण घटना को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम फ्रांस की क्रांति के कारण जानें, काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के कई कारण थे, यानी कई कारणों से प्रेरित होकर फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसमें निरंकुश राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की, सामाजिक असमानता सोशल इनइक्वलिटी, आर्थिक कारण इकोनॉमिक काजेज, दार्शनिकों का प्रभाव रोल ऑफ फिलोसफर, और तात्कालिक कारण इमीडिएट कॉज। तो एक एक करके क्रांति के सभी कारणों पर चर्चा करते हैं।
सबसे पहले बात करें हम निरंकुश राजतंत्र की, एब्सोल्यूट मोनार्की। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। तो इस प्रकार निरंकुश राजतंत्र मतलब राजा का ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश ना हो, किसी का कोई नियंत्रण ना हो। फ्रांस में राजा लुई 16 बिल्कुल निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा था। मनमाने ढंग से शासन करता था। उसे आम जनता की कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। राजा और रानी दोनों ऐशो आराम से वर्साई के महलों में शानो शौकत से रह रहे थे। रानी मैरी एंतवानेट स्वभाव से काफ़ी खर्चीली महिला थी। शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च किया करती थी। पैसा पानी की तरह बहाया जाता था और आम जनता अभावों में जीवन व्यतीत कर रही थी। तो आम जनता में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ असंतोष बढ़ा और इन्होंने क्रांति कर दी। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र का होना। दूसरा कारण है सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी। सामाजिक असमानता के बारे में हम देखें तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत हमने जाना कि फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था, 3 वर्गों में विभाजित था। ये 3 वर्ग थे। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी प्राइस्ट आते थे, द्वितीय स्टेट्स जिसमें कुलीन वर्ग, नोबल क्लास, अरिस्टोक्रेट क्लास ये आते थे, और तृतीय स्टेट्स समाज के शेष बचे तमाम लोग जैसे व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर आदि आते थे। तो बहुसंख्यक इस तृतीय स्टेट्स में किसान और मजदूर थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। सबसे बड़ी बात, उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था, जबकि टैक्स संबंधी सारी लाइबिलिटीज़ तृतीय स्टेट्स पर थी। यही नहीं, फ्रांस के समाज में सेंचुरी कानून लागू थे। सेंचुरी कानून मतलब ऐसे कानून जिसमें उच्च वर्ग जैसे कपड़े पहनना, खाना, पेय पदार्थ तृतीय स्टेट्स के लोगों के लिए मनाही थी। यानी कुलीन वर्ग जैसे कपड़े पहनता था वैसे कपड़े तृतीय स्टेट्स के लोग नहीं पहन सकते थे। कुलीन वर्ग जिस खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते थे तृतीय स्टेट्स के लोग नहीं कर सकते थे। तो बाकायदा मनाही थी। मतलब एक तो आर्थिक स्थिति इनकी ऐसी नहीं थी कि इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने अच्छे खाद्य पदार्थ वो खाएं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ तो दूसरी ये बात कि बाकायदा नियम बनाए हुए थे, मनाही थी कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह भेदभाव सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता था और तृतीय स्टेट्स के मन में भारी असंतोष पैदा कर दिया, जो कि क्रांति का बड़ा कारण बना। तीसरा कारण हम जाने क्रांति का आर्थिक कारण, इकोनॉमिक काजेज। फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा रीजन है। आर्थिक कारण में हम 2 बातें समझें, एक तो देश की आर्थिक स्थिति और दूसरी तृतीय स्टेट्स यानी आम जनता की आर्थिक स्थिति। दोनों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं। लुई 16 को उत्तराधिकार में राजकोष खाली मिला था, क्योंकि फ्रांस लंबे समय तक युद्धों में संलग्न रहा और वित्तीय संसाधन इससे नष्ट हुए, और साथ ही वर्साई के आलीशान महल निर्माण और दरबारी शानो शौकत पर भी खूब पैसा खर्च हुआ था। तो इन सब विकट आर्थिक हालात में फ्रांस ने अमेरिका के उपनिवेशों को सैनिक सहायता दी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में। तो इससे भी फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का बोझ और बढ़ा। लिब्रे पीछे बात कर चुके हैं, फ्रांस की करेंसी है, मुद्रा। तो 10 अरब लिब्रे का बोझ इस अमेरिका को सपोर्ट करने के चक्कर में फ्रांस को झेलना पड़ा, जबकि इस युद्ध से पहले 2 अरब लिब्रे ऑलरेडी फ्रांस पर कर्ज था। तो इस प्रकार एक तरफ फ्रांस कर्ज के बोझ से दबा जा रहा था और दूसरी तरफ नियमित खर्चे, सेना का रखरखाव, दरबार का खर्चा, राजा रानी की विलासिता पर भी अनाप शनाप धन खर्च हो रहा था। तो स्थिति यह आ गई कि पड़ोसी देशों ने फ्रांस को कर्ज देने तक से मना कर दिया। तो ये तो थी देश की आर्थिक स्थिति। दूसरी साइड हम आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्थिक हालात देख लें तो वह भी खराब थे। पीछे बात कर चुके हैं कि प्रथम और द्वितीय स्टेट्स कर मुक्त था
विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि तृतीय स्टेट्स पर कर लगाए जाते थे। यहाँ एक बात को समझिए कि उच्च वर्ग जो कर देने में सक्षम था वह तो कर मुक्त था, जबकि तृतीय स्टेट्स जिनको कर देना होता था, और दोहरा कर, एक तो टाइल चर्च को देते थे, दूसरा टाइल राजा को, तो दो दो प्रकार के ऐसे कर देने पड़ते थे, और ये वर्ग कर देने में बिल्कुल सक्षम नहीं था। आर्थिक स्थिति इसकी खराब होती जा रही थी। तो इस प्रकार तृतीय स्टेट्स, जिसमें बहुसंख्यक जनता आती थी फ्रांस की, बड़ी आर्थिक खराब हालात में था। तृतीय स्टेट्स के लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, जबकि राजा साल दर साल कर में वृद्धि किए जा रहा था। क्रांति के समय हालात यह बन गए थे कि कर चुकाना तो दूर, लोगों को खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी, जिस बात की राजशाही को कोई परवाह नहीं थी। इस बात पर आपको एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। तृतीय स्टेट्स के आर्थिक हालात इतने खराब हुए कि लोग रोटी रोटी चिल्लाते हुए वर्साई के महल को घेर लेते हैं। लोगों का शोरगुल सुनकर रानी ने अपने नौकरों से पूछा कि भाई ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। तो नौकर ने बताया कि महारानी, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, इसलिए रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। तो इस पर रानी ने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते, क्या रोटी खानी है इनको। अब उस रानी को कौन समझाता कि आम जनता के पास रोटी खाने के लिए धन नहीं है, वह भला केक कहाँ से खा ले। खैर, आपको तो समझ में आ गया कि राजा रानी को आम जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनकी कोई परवाह नहीं थी। आम जनता के साथ साथ फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी कर्ज के बोझ से दबी जा रही थी। तो आर्थिक व्यवस्था में एक सामान्य सी बात एक होती है कि आय के अनुसार व्यय करें, लेकिन फ्रांस में तो उल्टा सिद्धांत चल रहा था। राजा अपने खर्चों के अनुसार लोगों से कर वसूल रहा था। खर्चे साल दर साल बढ़ रहे थे तो कर की दर भी बढ़ा दी जाती थी। इस प्रकार फ्रांस में सारी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ाई हुई थी, और इसी खराब आर्थिक स्थिति के चलते फ्रांस में क्रांति हुई। चौथा कारण हम देखें, दार्शनिकों का प्रभाव, फिलोसफर्स इन्फ्लुएंस। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास कहा गया, जिसमें व्यापारी, प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे, और इनका मानना था कि जन्म आधारित विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों पर आधारित समाज की एक परिकल्पना प्रस्तुत की। जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ टू ट्रीजाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मतलब लॉक ने बताया कि राजा को ईश्वर की तरह माना जाता है और उस पर किसी का अंकुश नहीं है, यह व्यवस्था गलत है। रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक बुक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होनी चाहिए, जैसे आज किसी लोकतांत्रिक सरकार में होता है। सरकार इन 3 अंगों में विभाजित होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में यही बात उठाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन से आज़ाद होकर इस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। इससे फ्रांस का पढ़ा लिखा वर्ग काफ़ी प्रभावित था, और ये लोग मांग कर रहे थे कि ऐसा फ्रांस में भी होना चाहिए। फ्रांस में तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सारी पावर राजा में ही निहित थी। इस प्रकार राजा पर किसी का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं था, और सारी पावर राजा होने से वह स्वेच्छाचारी और मनमाना व्यवहार करता था। इस प्रकार दार्शनिकों ने राजा की निरंकुश शक्तियों पर सवाल उठाए। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफ़ी हाउस, सैलून यानी नाई की दुकान पर लोग मिलते थे और चर्चा करते थे। अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से भी इनका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ। तो इस प्रकार स्पष्ट है, इन दार्शनिकों ने
फ्रांस में प्रचलित निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, लोगों को जानकारियां दी। परिणाम स्वरूप जनता क्रांति के लिए उठ खड़ी हुई। फ्रांस के महान क्रांतिकारियों में से एक और बाद में फ्रांस का राजा बनने वाले नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। इस बात से आप दार्शनिकों के महत्व को समझ सकते हैं। रूसो एक दार्शनिक था, तो इसकी इम्पोर्टेंस बताता ये नेपोलियन का कोटेशन बता रहा है कि दार्शनिकों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो सीधी सी बात है, इसी पढ़े लिखे वर्ग ने जनता को इस शोषणकारी व्यवस्था में बदलाव करने के लिए जगाया, समझाया या यूँ कहीं प्रेरित किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण दार्शनिकों का प्रभाव। अब हम अंतिम कारण पर चर्चा करें। इस क्रांति का इमीडिएट रीजन क्या था? तत्कालिक कारण मतलब जिसके तत्काल प्रभाव से क्रांति फूट पड़े, शुरू हो जाए। इस क्रांति का तत्कालिक कारण था राजा द्वारा कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना, और यहीं से क्रांति शुरू हो गई। तो पहले हम जानें कि स्टेट्स जनरल क्या था। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि भेजते थे। प्राचीन राजतंत्र के तहत कुछ परंपराएं थी, जैसे कि फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट्स जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। नए कर लगाने हैं तो वो स्टेट्स जनरल ही लगाएगा। और यह भी परंपरा थी कि राजा ही तय करता था कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, राजा की मर्जी पर निर्भर था। तो फ्रांस में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन 1614 ईस्वी के बाद आयोजित ही नहीं किया गया था, क्योंकि इसका अधिवेशन आयोजित करना राजा पर ही निर्भर था और राजा इसका अधिवेशन आयोजित करते नहीं थे और अपनी मर्जी से मनमाना शासन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इतने लंबे समय से अधिवेशन ना होने से लोगों को इसकी कार्यप्रणाली तक का मालूम नहीं था कि इसकी मीटिंग कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है। तो फिर 1789 में लुई 16 ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन क्यों बुलाया, इसके पीछे वजह थी फ्रांस के बिगड़ते आर्थिक हालात। फ्रांस में राजा अपनी मर्जी से कर की दर तो बढ़ा सकता था, लेकिन कोई नया कर नहीं लगा सकता था। तो लुई 16 अब तक यही कर रहा था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करों की दरों में वृद्धि की जा रही थी, लेकिन फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी। तो राजा को नए कर लगाने की आवश्यकता पड़ी, और नए कर लगाने का प्रावधान स्टेट्स जनरल द्वारा ही हो सकता था। अतः ऐसी स्थिति में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया 5 मई 1789 को। इस अधिवेशन के साथ ही क्रांति की शुरुआत हो गई। अतः स्पष्ट है, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण साबित हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने फ्रांस में होने वाली 1789 में होने वाली क्रांति के पूर्व फ्रांस में क्या व्यवस्था थी जानकारी ली, और साथ ही जाना कि फ्रांस में क्रांति के क्या कारण थे। अगले वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम और परिणामों पर चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय। हाँ, आज के वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।